आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? गॉस का नियम, है ना। आज पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम का 3 अनुप्रयोग हैं। तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या उसमें चीज़ें निकालना पड़ेगा, क्या क्या निकाल के उसमें फिल करना पड़ेगा जिससे आ जाए चीज़ें, है ना, आसानी हो जाए। तो हमको सबसे पहले किसी भी पृष्ठ पे अगर कोई भी सरल रेखी चालक तार है, सरल रेखी चालक तार के लिए पहला लगाएंगे, दूसरा चादर के लिए, तीसरा गोली पृष्ठ के लिए। 3 अनुप्रयोग हैं बस इसके। तो हमको तीनों का अध्ययन करना है। तो हम उनमें क्या क्या लगता है ये चीज़ देख लेते हैं। तो जैसे किसी चालक तार पे है या चादर पे है तो सबसे पहले उनका आवेश निकालेंगे, उन पर कितना आवेश है। किसकी गणना करेंगे? आवेश की। सबसे पहले आवेश की गणना करेंगे भैया, Q का मान निकालेंगे। तो आवेश जो होता है वो आवेश बराबर हो जाता है, या तो लंबाई लिया जाएगा, अगर लंबाई है तो लंबाई, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल, है ना। अगर लंबाई है तो लंबाई लिया जाएगा और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल। सबसे पहले हमको आवेश निकालना रहेगा। तो आवेश निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, फाई का मान। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? गॉस का नियम लगा देंगे। गॉस का नियम लगा देंगे और इसी पे जो है हमको प्रूफ करना है, इसी तीनों पे चलना है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आवेश, फिर उसके बाद वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, फिर गॉस का नियम लगा देंगे और हमको उस पृष्ठ का, है ना, उस पृष्ठ से किसी बिंदु पर या उसके चारों ओर या कहीं भी जिस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना रहेगा तब गणना कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक चालक तार के लिए, सरल रेखी चालक के लिए, सरल रेखीय चालक के लिए, सरल रेखी चालक के लिए ले लेते हैं। माना सपोज दैट ये क्या है? सरल रेखी चालक है, यल लंबाई का। इस पर हमने आवेश दिया तो ये क्या किया? अपने चारों ओर क्या किया? एक छेद का निर्माण कर लिया। ये और हमको कोई बिंदु यहाँ पे P है, इसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये हो गया S1 पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ और ये सपोज दैट S3 पृष्ठ हो गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है किस लिए गोली ही लिया गया, है ना भाई? बेलनाकार ही ऐसे ही लिया गया, क्यों ऐसे लिया गया? आयताकार भी तो ले सकते थे और कैसे भी तो ले सकते थे। तो अगर इसका हम कहीं भी क्षेत्रफल काट के निकालेंगे किसी भी जगह से ना, तो एक समान क्षेत्रफल निकलता है, इसीलिए इस तरीके का लिया जाता है ना। हर जगह इसका क्षेत्रफल समान रहता है। तो हम देख लेते हैं S1 पृष्ठ। और एक बात जान लीजिएगा, अगर हम लंबवत इसमें बोल रहे हैं, लंबवत, तो लंबवत का मतलब पृष्ठ के लंबवत होगा, है ना। और जब हम क्या निकालेंगे? पृष्ठ के समांतर। तो पृष्ठ के समांतर का मतलब अब जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो लंबवत हो जाएंगी। अगर लंबवत बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। जस्ट उल्टा, अगर हम इसके लंबवत निकालेंगे तो वहाँ थीटा क्या रखेंगे? 0 अंश। और यहाँ पे निकालेंगे तो क्या? थीटा 90 अंश रखेंगे, क्योंकि ये इस पर लंब रहेगा। तो हमको इस पृष्ठ से निकालना है, तो इस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, तो इसके लंबवत जो होंगी उन्हीं की गणना की जाएगी। बाकी सब क्या रहेंगी उसको देख लेते हैं, बाकी सब क्या आते हैं। तो हम देख लेते हैं S1 पृष्ठ से
S1 पृष्ठ से S1 पृष्ठ से सबसे पहले हम इस पर आवेश मान लेते हैं, ये L लंबाई का है, कितने लंबाई का है, L लंबाई का, और इस पर जो है इसका आवेश घनत्व सपोज दैट लैम्डा है, क्या है, लैम्डा। तो हम सबसे पहले आवेश की गणना ही कर लेते हैं। आवेश, सबसे पहले आवेश निकाल लेते हैं, क्यों, तो आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L लंबाई का चालक तार है तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। पहले हम क्या निकाल लिए, आवेश इसका, फिर वैद्युत, फिर इसके बाद हमको वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालना है। तो S1 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या तो क्या हो जाएगी, ये φE1 इज इक्वल टू, अब देखो इस पर ये क्या होगा, लंब होगा, है ना, S1 पृष्ठ इस पर लंब होगा तो क्या हो जाएगा, E/ds cos थीटा। तो cos थीटा का मतलब cos 90 अंश हो जाएगा ये, तो φE1 का मान कितना हो जाएगा, 0। भाई cos 90 का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। फिर हम S2 पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं। S2 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या φE2 निकाल लेते हैं। अब ये इस पर लंब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, E/ds cos 90 फिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा φE2 बराबर 0। अब हम निकाल लेते हैं S3 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या φE3, तो ये हो जाएगा E/ds cos 0 अंश। ये इसके समांतर हो जाएगा ना, समांतर का मतलब इधर से जो निकलेंगे वैद्युत बल रेखा है उन्हीं को गिना जाएगा, इसके लंबवत, जो इसके लंबवत निकलेंगी उसी को लिया जाएगा। तो इसके क्या हो जाएंगी, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। तो समांतर का मतलब क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो हम रख देते हैं E/ds, इसका क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRL, और ये हो जाएगा cos 0 का मान 1 होता है तो 1 रख देते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, क्या निकाल लेते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। जब कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा, φE बराबर φE1 प्लस φE2 प्लस φE3, तो ये हो जाएगा φE बराबर, इसका 0 है, ये भी 0 है, और इसका है 2πRL, तो φE बराबर कितना आ गया, 2πRL हो गया। अब लगा देते हैं गॉस के नियम से, गॉस का नियम लगाएंगे तो φE बराबर होता है Q/ε0। ये गॉस का नियम है तो φE का मान 2πRL है, 2πRL लगा दिए, हम लिख दिए, और Q का मान यहाँ से रख देते हैं, लैम्डा इंटू L अपान ε0। L से L कट गया, यहाँ पे E रखना है, E का भी गुणा है E, तो E बराबर हो जाएगा, L से L कट गया, लैम्डा अपान 2πRε0। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
तो मात्रक तो वही रहेगा। इससे क्या मतलब है, इतना लिखा है तो इससे क्या मतलब है। तो ये है 2πRL, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सरल रेखीय चालक के लिए इनका अनुप्रयोग है गॉस के नियम का। हमने क्या बताया कि एक L लंबाई का कोई चालक तार है जिस पर जो है आवेश घनत्व तो कितना है, लैम्डा है, और ये L लंबाई का कोई पृष्ठ है जिससे क्या है, कोई बिंदु P है, इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये 3 पृष्ठ हुए, S1, S2 और S3। तो हम क्या किए, सबसे पहले आवेश की गणना कर लिए कि इस पर कितना आवेश है। तो हमने बताया आवेश की गणना कैसे की जाती है, आवेश घनत्व गुणे चालक की लंबाई या क्षेत्रफल रहे। तो हमने क्या किया, लैम्डा गुणे L कर दिया। अब देखा S1 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या φE1 बराबर EdS cos 90 अंश हो गया। तो φE1 का मान कितना हो जाएगा, 0 अंश, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। ऐसे S2 पृष्ठ से निकाल लिए हम, ये इस पर लंब है तो ये इस पर लंब हो जाएगा, इसका भी 0 हो गया। तो S3 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल लिए, EdS cos 0 अंश। तो इस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRL होता है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E गुणे 2πRL cos 0 का मान 1 होता है। फिर हम कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल लिए। φE1 का मान देखो यहाँ पे 0 है, और φE2 का मान कितना है, 0 है, और φE3 का मान 2πRL है, E 2πRL है यहाँ पे, E 2πRL। और ये हम मान रख दिए, गॉस का नियम लगा दिए। तो φE बराबर कितना हो गया, Q/ε0। फिर E बराबर कितना हो जाएगा, λ/L/ε0। ये Q का मान यहाँ से उठा के रखे हैं ये, और इसको भाग कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया, λ/2πr/ε0। मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम ही होता है। तो चाहे कितना भी चीज लगा रहे, मात्रक वही है, मात्रक थोड़ी ना बदलेगा। तो ये हो गया आपका सरल रेखीय चालक तार के लिए। अब हमको देखना है आयताकार चादर के लिए, आयताकार चादर के लिए। आयताकार चादर के लिए लगा लेते हैं। आयताकार चादर के लिए देख लेते हैं। ये कोई आयताकार चादर है, सपोज दैट इस पर आवेश Q है और आवेश घनत्व लैम्डा है ना, और एक ये बेलनाकार पाइप इससे आया हुआ है। ये ऐसे बेलनाकार पाइप इसमें है। सपोज दैट इसका क्षेत्रफल A है और इस पर कोई बिंदु P है, इसकी क्षेत्र की तीव्रता E इधर है, ये P है, और इसी पे हमको जो है S1 पृष्ठ है। सपोज दैट कौन सा पृष्ठ है, S1, और ये क्या हो जाएगा, S2 या S3 कुछ भी लगा देते हैं, S2 लिख लेते हैं, S3 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा S2, और इसका भी क्षेत्रफल वही सब कुछ सेम टू सेम E हो जाएगा, और ये बिंदु P हो गया, पृष्ठ S हो गया, क्षेत्रफल A हो गया इसका भी। तो ये एक चालक आयताकार चादर है जिस पर प्लस Q आवेश हैं, है ना। इसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत फ्लक्सों की संख्या की गणना करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है भैया, आवेश। हमने बताया सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आवेश। तो हम आवेश की गणना कर लेते हैं। सबसे पहले आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, L। इस पर आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो ये हो गया, और इसका जो क्षेत्रफल है A है। तो ये आवेश का गणना हो गया कि इस पर कितना आवेश है। अब हम क्या लगा देते हैं, इसमें वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे तो S1 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, वैद्युत फ्लक्सों
की संख्या। तो निकाल लेते हैं फाई E1 बराबर ये हो जाएगा E इंटू DS का मतलब A, यहाँ पे क्षेत्रफल A दिया है तो A लिख देते हैं, और ये समांतर है तो cos 0 अंश हो जाएगा। तो फाई E1 बराबर हो जाएगा EA, है ना, EA हो जाएगा, क्योंकि इसके समांतर हो जाएंगे तो cos 0 अंश हो जाएगा। इसी से जो निकलेंगे वैद्युत बल रेखाएं उन्हीं की गणना करना है हमको। तो ये हो गया क्या, S1 पृष्ठ के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं S2 पृष्ठ के लिए। S2 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। तो फाई E2 हो जाएगा। तो ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। अब इससे निकाल लेते हैं हम। EDS का मतलब A क्षेत्रफल है और ये हो जाएगा cos 0 अंश। तो ये हो जाएगा फाई E2 बराबर EA। अब हम S3 से देख लेते हैं। S3 पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। तो ये हो जाएगा फाई E3 EA कास। अब देखो ये क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी, इसके इधर लंबवत निकलेंगी ना, तो ये लंबवत हो जाएगा, तो ये cos 90 अंश हो जाएगा। ये तीसरा पृष्ठ इससे लंबवत हो जाएंगी, इधर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, तो लंबवत हो जाएंगी, cos 90 हो जाएगा। तो cos 90 रख लिए हम। फाई E3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। जब कुल वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालते हैं फाई E बराबर, तो ये हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। तो ये हो जाएगा फाई E1 का मान कितना है, EA, ये है EA। फाई E2 का मान प्लस EA और फाई E3 का मान 0 है। तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, 2EA। अब यहाँ का लगा देते हैं हम गॉस का नियम। गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या है भैया, फाई E बराबर Q/ε0। तो Q फाई का मान कितना है, 2EA, और Q का मान कितना है, सिग्मा इंटू A अपान ε0। A से A कैंसिल, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2ε0। और इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक तो वही रहेगा ना। तो ये क्या है, एक चालक आयताकार चादर के लिए हमको क्या गणना करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, उसके कोई किसी बिंदु पर। ये कोई आयताकार चादर है और इसमें कोई बेलनाकार पाइप है। तो हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ पर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या और इस पृष्ठ पर और इस पे गणना कर लेते हैं। तो हमने जब इस पर किया, पहले आवेश की गणना कर लिए हम। आवेश Q बराबर क्या होता है भाई, आवेश घनत्व गुणे आवेश। तो आवेश घनत्व गुणे आवेश हो गया। S1 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, तो हम इस वाले पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकाल लिए, तो फाई E1 हो गया। लंब के समांतर हो जाएंगी तभी भाई, समांतर होंगी तभी तो लंबवत होंगी इस पृष्ठ के, इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, 0 अंश। तो ये हो गया। तो S2 पृष्ठ का ऐसे निकाल लेते हैं इधर। S3 का तो इधर हो जाएगा लंबवत, तो cos 90 अंश हो जाएगा। cos 90 अंश का मान 0 होता है। अब वैद्युत फ्लक्सों की संख्या की कुल गणना कर लेते हैं हम। तो कुल गणना कर लिए, तो ये क्या हो गया, ये वाला फाई 3 0 होता है, 0 हो गया, और ये दोनों जोड़ लिया हमने। फिर गॉस का नियम यहाँ लगा दिए, तो फाई बराबर Q/ε0, और इसमें लगा दिए, फाई का मान यहाँ से रख दिए हैं और Q का मान यहाँ से रख दिए हैं, और E बराबर σ/2ε0 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आयताकार चादर के लिए। अब हम देख लेते हैं गोली
पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए देख लेते हैं। गोलीय पृष्ठ के लिए गोलीय चालक के लिए क्या हो जाएगा, ये सपोज दो कोई गोलीय चालक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, और इस पर कोई आवेश, मान लो हमने इसको आवेश दे दिया और इसकी त्रिज्या कैपिटल R हो गई, तो इसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है हमको। सपोज दैट यहाँ पे गणना करना है हमको, ये कोई बिंदु P है, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये सपोज दैट स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इस पर हमको कुछ करना ही नहीं है, बस सीधा क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या, वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। सीधा हम वैद्युत फ्लक्सों की संख्या की गणना कर लेते हैं इसमें। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ई डी एस कास थीटा। तो जब इसके समांतर होंगी, मतलब लंबवत कब होंगी, जब इस वाले क्षेत्र के ई के समांतर होंगी, तो मतलब 0 अंश। तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी एस। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो गोले का क्षेत्रफल लगा देते हैं, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। और हम गॉस का नियम लगा देते हैं यहाँ पे, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से तुम गॉस का नियम लगा देते हैं। गॉस का नियम फाई ई बराबर है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और क्यू अपान, सही तो एप्सिलॉन नॉट, इसको हम भाग कर देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, ये हो गया। इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, ये आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना किसी गोलीय चालक के लिए। एकदम छोटा सा वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल लेते हैं इसमें। सीधा हम वैद्युत फ्लक्सों की संख्या निकालिए, इसको कोई आवेश दे दिए, तो क्या हो गया, फाई बराबर ई डी एस कास थीटा, कास थीटा का मतलब कास 0 अंश हो गया। तो फाई बराबर ई 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर ही ना होता है, तो ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, है ना। अब कहेगा क्वेश्चन, जो इसमें का एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसके बाद आपकी जो थ्योरी समाप्त हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन इसमें से कहेगा कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम का, गॉस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से कूलाम का नियम व्यक्त कीजिए, या कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए। किसकी सहायता से, गॉस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से। कहेगा गॉस के नियम, गॉस के अनुप्रयोग की सहायता से, गॉस के अनुप्रयोग की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए। कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए, स्थापना कीजिए। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो देखो, स्थापना, गॉस के नियम, गॉस के अनुप्रयोग की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। देखो कैसे करते हैं हम। ये आया ई बराबर, क्या आया है गोलीय चालक के लिए, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
1/4πε0 इंटू Q/r²। इतना अलग से कर लिए, इसको ऐसा कर लिया हमने। अब हम दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पर तो दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा Q0 इंटू ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। और इधर भी Q0 का, अगर Q0 से Q0 ये कट जाएगा। अब आपको बताए हैं हम आपको बताए हैं कि ये क्या है, यफ है, होता है ना भाई। इसको हमने बताया कि यफ होता है, तो यफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0/r²। इसी की सहायता से तो हम एकांक आवेश की गणना किए थे। आपको हमने बताया था कि Q0 ई बराबर यफ होता है। Q0 ई बराबर क्या होता है, यफ। तो ये क्या हो गया, कूलाम के नियम की स्थापना हो गई ना। तो आपको यही पूछेगा गॉस के अनुप्रयोग की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए। तो आज हमारा ये कक्षा 12 का पहला चैप्टर आवेश और क्षेत्र समाप्त होता है, थ्योरी। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।